हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर विद्या क्लासरूम। एंड जैसे कि हमारी तेजस सीरीज चल रही है और हमने ऑलरेडी स्वस्थ रस शास्त्र खत्म कर लिया है। चरक संहिता का सूत्र निदान विमान ऑलरेडी खत्म कर लिया है। आज के लेक्चर में हम चरक संहिता का शारीर स्थान जो है वो फाइंड अप करेंगे। 1 to 4 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कल ख़त्म कर लिए थे। आज 4 से लेके 8 चैप्टर्स जो है वो हम आज के लेक्चर में वाइंड अप करने वाले हैं। तो 5th चैप्टर हमारा है पुरुष विच्चम अध्याय। पुरुष विच्चम अध्याय में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है लोक पुरुष साम्य पुरुष। अब इसमें क्या बता रहा है कि लोक दैट इज जो हमारा इन्वायरमेंट होता है और जो हम हैं मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ होती है। मतलब हमारी जो फिजिकल बॉडी है और इन्वायरमेंट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं वो सब सेम ही महाभूत से बने होते हैं, सेम ही चीज़ों से बने होते हैं, तो वो दोनों सिमिलर होते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो यावन्तो ही लोके भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे यावन्तः पुरुषे तावन्तः लोके। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोक में भाव होते हैं उतने ही पुरुष में भाव होते हैं। पहली बात, मतलब जितने भी सॉलिड पार्टिकल चीज़ें हमें पुरुष दैट इज ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती हैं, उतनी हमें लोक में भी दैट इज एनवायरमेंट में भी देखने को मिलती है। दूसरा ही बोल रहे हैं यावन्तः पुरुषे तावन्तः पुरुषे, और जितने पुरुष में होती है उतनी लोक में होती है, जितनी लोक में होती है उतनी पुरुष में होती है। फिर है अपि अपरिसंख्ये लोक अव्यव विशेषाः पुरुष अव्यव विशेषा अपि अपरिसंख्या। तो ये बोल रहे हैं कि लोक और पुरुष दोनों में ही अपरिसंख्य मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ अवयव दैट इज पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आएगा षड धातवः समुद्रतः लोक इति शब्दं लभन्ते तथ्यथा पृथ्वी आपः तेजः वायु आकाशं ब्रह्मं च अव्यक्तम् इति एत एव च षड धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते। तो इन्होंने बोला है कि लोक को भी हम षड धातु बोलते हैं और पुरुष को भी हम षड धातु बोलते हैं। पुरुष का षड धातु तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, 5 महाभूत और एक हमारी चेतना। लोक का षड धातु क्या होता है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश और अव्यक्त ब्रह्म जो हमें दिखते नहीं है वो। फिर हम बात करेंगे 6 धातुओं से मिलके लोक बनता है और वही 6 धातुओं से मिलके पुरुष बनता है। लेकिन यहाँ पे साथ में पूरे 24 मतलब जो अवयव होते हैं उनको कंपेयर किया गया है, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि लोकगत पुरुष और लोकगत और पुरुषगत भाव कैसे सिमिलर होते हैं। तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले पृथ्वी उन्होंने रिलेट करी है मूर्ति दैट इज हमारी फिजिकल बॉडी से। आप रिलेट किया है क्लेद से। तेज को रिलेट किया अभिसंताप से दैट इज जो बॉडी का टेम्परेचर होता है। वायु को प्राण से। वियत दैट इज जो आकाश होता है उसको सुशिर, सुशिर मतलब जितने भी खाली स्पेसेस हमारी बॉडी में होती है उनको हम बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्म को रिलेट किया अंतरात्मा से। ब्रह्म की विभूति अंतरात्मा की विभूति और ब्रह्म विभूति की प्रजापति इस आत्मा विभूति मन। फिर इंद्र का अहंकार, आदित्य आदान, रुद्र मीन्स रोष, रोष मीन्स एंगर, सोम मीन्स प्रसाद, वसु को रिलेट किया सुख से, अश्वनी कुमार को कांति से, मारुत को उत्साह से, विश्वदेव को इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ से, तम को मोह से, ज्योति को ज्ञान से, फिर सृष्टि को गर्भ आधान दैट इज यूट्रस से, कृतयुग को बालावस्था, त्रेता युग को युवावस्था, द्वापर युग को बुढ़ापा, कलयुग को रोगी होना और युगांत को मरण दैट इज डेथ से उन्होंने रिलेट किया है। तो बेसिकली इनिशियली लगता है ये मुश्किल कि कैसे याद करेंगे, बट आपको पहले ये जो षड धातु होती हैं 6 धातु उनको याद करना है। फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा की विभूति, ब्रह्म विभूति प्रजापति, ये एक साथ आ जाएंगे। फिर इंद्र, आदित्य, रुद्र, सोम, वसु, अश्विनी कुमार, ये सब हमारे काइंड ऑफ देवताएं हो गए। उसके बाद मारुत, विश्वदेव, तम, तम मतलब अंधकार होता है, मोह से हम रिलेट करते हैं, ज्योति मीन्स प्रकाश, तो ज्ञान हो गया, ठीक है। उसके बाद सृष्टि, पूरा इन्वायरमेंट। अब फॉर अ फीटस उसकी सृष्टि क्या होगी, गर्भाधान, यूट्रस ही होगी, राइट। फिर ये हमारे युग आ गए, कृतयुग सबसे छोटा वाला बाल्यावस्था, फिर युवा बुढ़ापा, रोगी दैट इज डिजीज कंडीशन और हमारा मरण। फिर हम बात करेंगे सत्य और शुद्ध बुद्धि की। सत्य या शुद्ध बुद्धि हमारी होती है शुद्ध मन वाले पुरुष में जो सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सत्य बुद्धि बोलते हैं। तो मोह स्वरूप तम का भेदन करने में समर्थन होती है और योग सिद्धि इससे हमें मिलती है। कारण दैट इज जिन कारणों की वजह से पुनर्जन्म हो वह नष्ट हो जाता है। राग द्वेष वे सब आश्रय नहीं ले पाते। नित्य शांत अजर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा और ज्ञान इसके सिनोनिम्स हो गए। देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज शरीर विचयम।
पहले हमने बोला था पुरुष विच्छम, अब हम पढ़ेंगे शरीर विच्छम। इसमें हम क्या करेंगे, शरीर दैट इज जो हमारी बॉडी है उसके अंग प्रत्यंगों को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले शरीर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम पंचमहाभूत विकार समुदायकम संयोगवाही। तो इन्होंने क्या बोला है कि शरीर क्या होता है, जो हमारे षड धातु होती है, चेतना और हमारे जो पांच महाभूत होते हैं उनसे मिलके बनती है। और शरीर हमारा संयोगवाही होता है, मतलब इसके अंदर तीन दोष, सात धातु और मल हमारे सम रहते हैं, तभी वो शरीर चल पाता है। फिर सामान्य विशेष सिद्धांत की कुछ यहाँ पे बात करी गई है, इस चैप्टर में भी वो डिस्कस कर लेते हैं। योगपद येन तु विरोधी नाम धातु नाम वृद्धि ह्रासो भवतः यदति यस्य धौतो वृद्धिकरम तद तदो विपरीत गुणस्य धातु प्रत्यय प्रत्यवायकरम संपद्यते। तो ये बोल रहे हैं कि एक ही टाइम पे जो विरुद्ध धातुएं होती हैं, मतलब ऑपोजिट गुण वाली जो धातुएं होती हैं, एक ही टाइम पे उनकी वृद्धि भी होती है और उसी टाइम पे उनका ह्रास होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जिससे एक धातु बढ़ रही है लेकिन दूसरी धातु घट रही है, तो वो सेम ही टाइम पे हो रहा है, राइट। तो बस यहाँ पे यही बात करें कि विरुद्ध गुण वाली जो धातुएं होती हैं उनकी वृद्धि एवं ह्रास एक ही साथ होता है। जो द्रव्य किसी धातु की वृद्धि करेंगे वही द्रव्य उनसे विपरीत गुण वाली धातु का ह्रास करते हैं। तदेव तस्मात् भेषजम सम्यक सम्यक अवचार्यमाणं युगपन् न्यून अतिरिक्तानां धातूनां साम्यकरं भवति अधिकम अपकर्षति न्यून अपि आयति। तो ये क्या बोल रहे हैं, उचित रूप में प्रयुक्त वही औषधि एक ही साथ न्यून दैट इज कम वाली धातु और अतिरिक्त मतलब वृद्ध जो बढ़ी हुई धातु है उनको सम करती है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि शुक्राशय में हम शीर, सर्पी, मधुर द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य इनको यूज कर सकते हैं। तो ये समान गुण के बेसिस पे कौन कौन से द्रव्य हमारे बेस्ट चॉइस होते हैं उनको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर कुछ शरीर वृद्धि कर भाव की बात करेंगे। शरीर वृद्धि कराहस्त्व में भावाः भवन्ति तत्यदा कालयोग स्वभाव संसिद्धि आहार सौष्ठवम और अविघादश्चैति। तो शरीर वृद्धि के लिए जो भाव होते हैं वो चार यहाँ पे मेंशन करे गए। कौन कौन से, काल योग दैट इज काल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका युवा अवस्था चल रही है या सर्दी का टाइम है तो उसमें आपकी बॉडी में नेचुरली बल जो है वो ज़्यादा होता है। फिर है स्वभाव संसिद्धि दैट इज सॉरी, यहाँ पे हम शरीर की वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो विद टाइम आपके शरीर में जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलती है। फिर स्वभाव संसिद्धि दैट इज स्वभाव, नेचुरली वो चीज़ तो होनी है ना, प्रोसेस है वो तो, कि आप छोटे हो तो आप आपकी बॉडी में डेवलपमेंट तो होगी, है ना। फिर सहार आहार सौश्रम, आहार मतलब जैसे आप आहार खाते हो, आहार विधि विधान जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए, आहार अष्ट आयतन जो होता है हमारा, ये सब चीज़ों को फॉलो करते हो आप आहार खाते हो, उससे आपके शरीर की वृद्धि होती है। अविघात दैट इज अगर आपको चोट ना लगे तो उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है। फिर बल वृद्धि कर भाव की बात करेंगे, तो बल वृद्धि कराहस्त्व में भावा भवन्ति तत्यता बलवत् पुरुषे देशे जन्मे बलवत् पुरुषे काले च सुकश्च कालयोगः बीज क्षेत्र गुण संपच्च आहार संपच्च शरीर संपच्च सात्म्य संपच्च सत्व संपच्च स्वभाव संसिद्धेश्च यौवनश्च कर्म च और समहर्ष। तो ये हमारे कुछ बल वृद्धि कर भाव हैं। इनको हमें कैसे याद रखना है कि बलवत पुरुषे देशे जन्मे, कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो बलवान देश में उसका जन्म हुआ है, बलवान काल में उसका जन्म हुआ है, या जिस काल में उसका मतलब जो मतलब टाइम है वो फेवरेबल टाइम चल रहा है। उसके बाद बीज दैट इज स्पर्म और ओवम, क्षेत्र दैट इज जो यूट्रस है, वो सब गुण से मतलब क्वालिटी वाले थे। आहार संपत्त, खाना अच्छा अगर वो खा रहा है। शरीर संपत्त, उसका जो फिजिकल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है। साथ में संपत्त, अब उसने जो साथ में क्या होता है जो हमारी बॉडी को सूट करता है, राइट, तो उसने अपनी बॉडी को वही सब सूट कराया है जो उसके लिए अच्छा है ना। फॉर एग्जांपल किसी को दूध सूट नहीं होता, किसी को दूध सूट होता है, तो वो सब साथ में वाली बात होती है। फिर सत्व, सत्व की उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो सत्व वाली हो। उसके बाद स्वभाव समसिद्धि, वही नेचुरली बल इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में। यौवन दैट इज युवा अवस्था, जो हम एडल्ट अवस्था होती है वो। कर्म, अगर कोई डेली ऑन अ डेली बेसिस व्यायाम वगैरह कर रहा है तो बल वृद्धि होती है। और समहर्ष चैती दैट इज खुश अगर वो रहता है तो भी बल वृद्धि हमें देखने को मिलती है। फिर आहार परिणाम कर भाव होते हैं हमारे, कौन कौन से, ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल और संयोगश्चैति। ऊष्मा क्या करती है, गर्मी से, अग्नि क्या करती है, पचाती है खाने को। वायु क्या करती है, अपकर्षति मतलब डाउनवर्ड्स उसको लेके जाती है फूड को,
क्लेद उसको शैथिल्य बनाती है, थोड़ा मतलब उसको लूजन अप बनाती है। स्नेह उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाता है। काल क्या करता है, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और संयोग में हमारा क्या है कि रस आदि जितने धातुएं हैं वो सम हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो शरीर के गुण हैं, शरीर में जो धातुएं होती हैं उसको हमने दो में डिवाइड किया है, मलभूत और प्रसादभूत। मलभूत हमारा क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में बाधा देने वाली चीज़ें होती हैं, जो शरीर के छिद्र दैट इज छेदों में से अलग अलग उत्पन्न होकर बाहर निकलती है। आँख, कान, नाक आदि के मल, पकी हुई धातु, कुपित, वातपित्त, कफ, ये सब हमारे मल में आते हैं। और प्रसाद में हमारी रस आदि जो 7 धातुएं होती हैं वो आती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 7th चैप्टर. This was all about, yes, 6th chapter. Now we'll start with our 7th chapter, that is शरीर संख्या अध्याय. तो इसमें सबसे पहले तो त्वचा का वर्णन किया गया है। त्वचा हमारी 6 होती है, हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर क्रिया शारीर एंड रचना शारीर में कवर किया था। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कौन सी 6 लेयर्स होती है, उदक धरा, त्वग, असरिक धरा। तो उदक धरा कौन सी थी हमारी, जो जल को धारण करती है। त्वग असरिक धरा हमारी कौन सी थी, जो रक्त दैट इज ब्लड को धारण करती है। फिर सिद्म, क्लास, संभवा, अधिष्ठाना, मतलब जिसमें सिद्म और क्लास ये डिजीज होने की मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। दद्रु, कुष्ठ, संभवाधिष्ठाना। फिर त्वक, अलजी, विद्रति, संभवाधिष्ठानम। और जिसके कट जाने पर मनुष्य अंधकार में प्रविष्ट होता है, वो हमारी लास्ट 6th लेयर होती है। उसके बाद हम अंग विभाग की बात करेंगे। तो तत्र आयम शरीरस्य अंग विभाग द्वौ बाहु द्वे सक्तिनि शिरोग्रीवम अंतराधि इति षडंग अंगम अंगम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी जो बॉडी है उसके अगर हम अंग विभाग करते हैं तो वो षडंग अंग होते हैं, मतलब 6 अंग होते हैं। कौन कौन से, 2 हमारे हैंड्स, 2 हमारे पैर, सिर, शिरोग्रीव मतलब अपर अपर क्लैविकल जो रीजन है हमारा, और हमारा मध्य शरीर जो ट्रंक वाला रीजन होता है वो। उसके बाद हम प्राण आयतन की बात करेंगे। तो प्राण आयतन हमारे 10 माने जाते हैं। इसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो हमने चैप्टर्स कवर करे हैं उसमें डिस्कस किया था। तो शारीरिक स्थान में प्राण आयतन कौन से हैं, मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, गुदा, बस्ती, ओज, शुक्र, शोणित और मांस। फिर हम कोष्ठ अंग की बात करेंगे। तो कोष्ठ अंग पंचदश दैट इज 15 माने जाते हैं। कौन कौन से, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरीषाधार, अमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधोगुद, क्षुद्र अंत्र, स्थूल अंत्र। और ये हमारे क्या हो गए, और यहाँ पे वपावहन भी आएगा। यस, तो ये हमारे 15 कोष्ठ अंग होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इधर वपावहन भी है। तो ये हमारे 15 क्या हो गए, कोष्ठ अंग हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे परमाणु दैट इज एटॉमिक लेवल की। अगर हम बात करें तो उस पर जो अवयव होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो अति सूक्ष्म बुद्धि से उनका ज्ञान होता है। फिर लास्ट हमारा चैप्टर आता है जाति सूत्रियम अध्याय। अब जाति सूत्रियम अध्याय हमारा रिलेटेड टू पूरा प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब है। लेकिन मस्ट टू नो सेक्शन में हमारे बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है। एक ही टॉपिक है मेन, तो गर्भ उपघात गर्भाव, जो हमने पिछले चैप्टर में भी कवर किया था। मेन यहाँ पे आपको जाति का अर्थ पता होना चाहिए। जाति का अर्थ होता है डिलीवरी दैट इज जन्म, प्रसव। और पुंसवन संस्कार क्या होता है, जिन कर्मों के द्वारा गर्भ में ही हम स्त्रीलिंग का परिवर्तन कर पुरुष को उत्पन्न करते हैं वो क्या है, हमारा पुंसवन संस्कार होता है। फिर गर्भ उपघात गर्भाव की बात करते हैं। तो गर्भ उपघात मतलब कैसे कैसे गर्भ दैट इज जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नुकसान हो सकता है, उसकी यहाँ पे बात करिए। क्या क्या है, उत्कट आसन में बैठना, विषम आसन दैट इज जो बैठने की जगह ऊपर नीचे है वहाँ बैठना, कठिन आसन पर लगातार बैठना मतलब बहुत ज़्यादा जैसे फ्लोर है या ऐसी जगहों पे ज़्यादा देर बैठना, वात मूत्र पुरुष के वेगों को धारण करना, कठोर या अनुचित रूप से व्यायाम करना दैट इज एक्सरसाइज करना, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना या अल्प मात्रा में भोजन करना। फिर कोई चोट लगने से, दबाव पड़ने से, गड्ढे या कूप में झांकने से, प्रपात क्या होती है जहाँ से मतलब जो वाटरफॉल्स बेसिकली हमारे होते हैं उनको बार बार देखने से, इनसे भी बहुत हमें मतलब बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। या फिर उनका अर्ली जो वो है गर्भ है वो अर्ली मतलब हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है अगर कोई गर्भिणी स्त्री है वो ज़्यादा खुली जगह में अकेले रात को रेस्ट कर रही है या रात को अकेले इधर उधर भ्रमण करती है तो उन्मत्त संतान उत्पन्न करती है वो। अगर कोई लड़ाकू गर्भिणी है तो अपस्मार रोग को उत्पन्न करती है। अगर कोई गर्भिणी गर्भ अवस्था में निरंतर सहवास करती है तो विकृत शरीर वाले, निर्लज और स्त्रीण मतलब जो स्त्री के वश में रहते हैं ऐसी
संतान को पैदा करती है। उसके बाद अगर कोई शोकग्रस्त दैट इज़ डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, तो वो डरपोक, कृश और अल्प आयु वाले संतान को पैदा करती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा या जेलसी रखने वाली है, तो उसको दुःख देने वाली संतान पैदा होती है। ईर्ष्यालु दैट इज़ जेलस संतान पैदा होती है। अगर कोई चोरी करती है, तो उसको अत्यंत द्रोह बुद्धि, बुरा कर्म करने वाली संतान होती है। क्रोध करने वाली स्त्री में संतान क्रोधी, कपटी और परनिंदक होती है। बहुत ज़्यादा रेस्ट करने वाली गर्भिणी में तंद्रा युक्त, मूर्ख और मंद अग्नि वाली संतान पैदा होती है। निरंतर शराब पीने वाली गर्भिणी में अधिक प्यास से युक्त, अल्प स्मरण शक्ति और चंचल मन वाली संतान पैदा होती है। अगर कोई गर्भिणी स्त्री, अब यहाँ पे कुछ हम मांस की बात करेंगे कि अगर वो गौ का मांस दैट इज गोदा का मांस खाती है, तो अश्मरी वाली संतान होती है। सूअर का मांस खाती है, तो उनकी जो संतानें हैं वो लाल नेत्र वाली, हकलाने वाली या अधर खुरदुरे, रूखे केश वाली होती है। मछली को ज़्यादा सेवन करती है, तो चिर निमेश मतलब जिनकी आंखें बहुत देर से खुलती है वैसी संतान होती है। स्तब अक्ष, जिनकी आंखें जो है वो जकड़ी रहती है, वैसी संतान होती है। अगर कोई गर्भिणी स्त्री बहुत ज़्यादा मधुर रस का सेवन करती है, तो उनकी जो संतान है वो प्रमेह वाली होती है, गूंगी होती है, अधिक मोटी होती है। अम्ल रस करने पे रक्तपित्त, त्वचा और आंखों के रोग हो सकते हैं। लवण रस का सेवन करने से शीघ्र ही वली, पलत और खालित्य, वली मतलब जो रिंकल्स हमारे फेस पे होते हैं, पालित्य मतलब बाल का पकना दैट इज ग्रेइंग ऑफ हेयर, और खालित्य मीन्स बॉल्डनेस, जो गंजापन होता है वो। उसके बाद अगर कोई कटु रस का सेवन करते हैं, तो उसकी संतान दुर्बल, अल्प शुक्र वाली होती है। तिक्त रस सेवन करने से शोष दैट इज बहुत ज़्यादा, जो शोष हमने पढ़ा था, शोष, यक्ष्मा, ये सब टीबी वाले उसको संतान होती है। बलहीन होती है। कषाय रस सेवन करने वाली, शाम वर्ण वाली, आनाहा उदावत रोग से युक्त संतान को उत्पन्न करती है। तो ये बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ टॉपिक था, गर्भ उपघात गर्भाव। ये हमने शारीरिक स्थान में 2 चैप्टर्स में कवर किया। इसके साथ ही आपका शारीरिक स्थान जो है वो कंप्लीट होता है। नोट्स विल बी अवेलेबल इन द पिन कमेंट, यू कैन चेक देम आउट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इंद्रिय स्थान जो है वो फिनिश करेंगे। इंद्रिय स्थान सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का है, तो इतना ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। टिल देन कीप stay tuned for all the upcoming videos and keep revising. Okay, thank you.